हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा +2 क्लास पॉलिटिकल साइंस का जो फर्स्ट चैप्टर है वो हमारा टॉपिक रहेगा राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ। यानी कि इस लेसन में हम ये पढ़ेंगे कि राष्ट्र क्या होता है, उसकी कौन कौन से तत्वों से मिलकर के राष्ट्र बनता है, राष्ट्र की विशेषताएं क्या हैं और राष्ट्र जब हमारा स्वतंत्र हुआ देश 1947 में, तो उस समय हमारे सामने कौन कौन सी चुनौतियां थी, उन चुनौतियों को कैसे हमने उसका सामना किया और एक राष्ट्र का जो है वो निर्माण हुआ। और इसी में हम देखेंगे कि राष्ट्र निर्माण में आने वाली जो प्रमुख बाधाएं हैं वो कौन कौन सी हैं। जैसे जातिवाद है, सांप्रदायिकता है, क्षेत्रवाद है, राजनीतिक जो लालसा है, या जैसे गरीबी है, बेरोजगारी है, भूखमरी है, ये सब ऐसे कारण हैं जो राष्ट्र निर्माण में आने वाली जो बाधाएं होती हैं और इन बाधाओं से हम कैसे निपट सकते हैं, उसके क्या उपाय होने चाहिए। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है हमारा राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि राष्ट्र जो है वो क्या है। फिर हमारे सामने जब हम 1947 में जो हमें आज़ादी मिली, तो नए देश के सामने, नए राष्ट्र के सामने कौन कौन सी चुनौतियां थी। तो सबसे पहले हम देखते हैं राष्ट्र क्या है। देखो, अंग्रेजी भाषा का जो नेशन शब्द है, जिसका हिंदी रूपांतरण होता है राष्ट्र, ये नेशन शब्द जो है वो लातिन भाषा के नेशियो शब्द से निकला है और लातिन भाषा में नेशियो शब्द का मतलब होता है नस्ल या जाति। यानी कि ये जो नेशन स्टेट जो बनने शुरू हुए थे, जो संप्रभु सत्ता जो है उसकी लोग डिमांड करने लगे थे। क्योंकि अब हम 16वीं-17वीं शताब्दी में हम देखते हैं तो उस समय जो बड़े बड़े जो साम्राज्य होते थे, जैसे ओटोमन साम्राज्य है, तो बड़े बड़े जो राष्ट्र राज्य होते थे, उन राष्ट्र राज्यों में विभिन्न संस्कृतियों, विभिन्न धर्मों, विभिन्न भाषा बोलने वाले जो लोग थे। और वो हम देखते हैं कि उस साम्राज्य को दूसरा रातों रात अटैक करके उसको अपने सीमाओं में मिला लेता है। तो उस समय की कोई निर्धारित ऐसी बाउंड्रीज नहीं थी या एक जोग्राफिकल जो फिक्स जो है वो एरिया नहीं था। तो समान कल्चर, जो उनकी भाषा है, पहनावा है, उनके जो मतलब रीति रिवाज और परंपराएं हैं, जिससे लोगों के अंदर एकता का भाव उत्पन्न होता है, तो वो राष्ट्र निर्माण की डिमांड करने लग जाते हैं। तो इसका मतलब होता है नस्ल या जाति। जब एक समान नस्ल के लोग एक निश्चित भूभाग पर रहते हैं, राजनीतिक एकता में बंधे हुए हैं, यानी कि उनकी स्वयं की सरकार है और वो संप्रभु है, तो ऐसे संगठित लोगों को ही राष्ट्र कहा जाता है। देखो, नस्ल या जाति, एक समान नस्ल के लोग, जब आप टीवी देखते हो या कोई क्रिकेट मैच, फुटबॉल मैच आप देखते हो, तो सामने वाली जो टीम है, वो जो खिलाड़ी खेलते हैं, उनकी नस्ल के आधार पर आप पहचान जाते हैं कि भाई ये वेस्ट इंडीज़ का है, ये दक्षिण अफ्रीका का है, ये इंग्लैंड का है, या ये लोग जो हैं वो जैपनीज लोग हैं या ये चाइनीज़ हैं। तो आप कैसे उनको पहचानते हैं? उनकी नस्ल के आधार पर। जो उनकी शारीरिक, उनका चेहरा, उनका हाव भाव, जो उनका जो फिजिकल स्ट्रक्चर है, उस आधार पर आपने उनकी पहचान की। तो वो क्या होती है? नस्ल। यानी कि वो जाति या नस्ल के लोग जब एक निश्चित भूभाग पर रहते हैं, मतलब साथ के साथ हम ये देखेंगे कि राष्ट्र के तत्व कौन कौन से हैं, किन तत्वों से राष्ट्र बनता है। तो सबसे पहला तत्व आ गया जनसंख्या। सबसे पहला जनसंख्या।
दूसरा है भूभाग यानी कि उनका ज्योग्राफिकल एरिया। तो दूसरा क्या है, जैसे पहला हो गया आपका जनसंख्या, दूसरा जो है भूभाग, तीसरा जो है वो है सरकार यानी कि राजनीतिक एकता में बंधे हुए, और चौथा जो है वो है प्रभुसत्ता। यानी कि देखो हमारी एक समान नस्ल भी है, 130 करोड़ के लगभग हमारी पॉपुलेशन है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर हमारा ज्योग्राफिकल एरिया भी है, हमारी सरकार भी है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, लोकल गवर्नमेंट है, और प्रभुसत्ता यानी कि इतने धरातल पर हमारी जो सरकार है वो स्वयं निर्णय ले सकती है, उतने ही थल जल और अपना जो गगन है उस क्षेत्र में वो स्वतंत्र डिसीजन ले सकती है। 1947 से पहले हम संप्रभु सत्ता संपन्न नहीं थे, क्योंकि हमारे और उस प्रभु के बीच एक गोरी सरकार जो है वो शासन कर रही थी, रूल कर रही थी। तो हम 1947 में प्रभु सत्ता संपन्न हो गए। ऊपर या तो हमारी प्रभु की सत्ता है या हमारी सत्ता है। अब देखो इनमें से किसी भी एक तत्व को, यानी कि चारों तत्वों का होना जरूरी है तब राष्ट्र बनता है। यदि किसी भी कोई भी एक तत्व नहीं है, मान लो एरिया तो है लेकिन वह निवास करने वाली कोई जनसंख्या नहीं है, तो उसको हम राष्ट्र नहीं मानेंगे। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि राष्ट्र के तत्व हैं। साथ के साथ एक राष्ट्र की जो विशेषताएं हैं उसकी जो विशेषताएं हैं कि जैसे हमारा जो कल्चर है, जो कल्चर मतलब संस्कृति मतलब जो हमारी ईटिंग हैबिट्स है, ड्रेस कोड है, हमारे जो रीति रिवाज और परंपराएं हैं, या हमारा पहनावा है, या जो ज्ञान के क्षेत्र में सोचा गया और कर्म के क्षेत्र में जो रचा गया उसको बोलते हैं संस्कृति। उसमें हमारा पहनावा भी आ गया, उसमें हमारा खान पान भी आ गया, उसमें हमारा रहन सहन भी आ गया, उसमें हमारे सामाजिक मूल्य भी आ गए, जो संस्कार हैं उससे। तो वो हमारी जो कल्चर कस्टम्स जो अपने परंपराएं हैं वो उनमें समानता है। क्योंकि जब ये परंपराएं, जैसे अपनी भाषा है, यदि सेम अपनी लैंग्वेज हो, अपने रीति रिवाज और परंपराएं हों, हमारा एक ऐतिहासिक जो पृष्ठभूमि है, हिस्टोरिकल जो बैकग्राउंड है उसमें समानता हो। जैसे कई बार हम किसी विद्वान व्यक्ति को सुनते हैं या न्यूज़पेपर है, दूसरे अन्य जो संस्थाएं उनसे सुनते हैं, तो हमारी जो अखंड भारत जो है जब उसकी चर्चा होती है, हमारा जो एक हिस्टोरिकल जो बैकग्राउंड है कि भी हमारी इस धरती पर महात्मा बुद्ध ने जन्म लिया है, हमने पूरे संसार को सत्य और अहिंसा का रास्ता दिखाया है, भारत जो है वो एक विश्व गुरु है। तो इन या महात्मा गांधी जैसे लोग इस धरती पर पैदा हुए हैं, भगत सिंह जैसे लोग इस धरती पर पैदा हुए हैं, महारानी लक्ष्मीबाई जैसी वीरांगनाएं भी इस धरती पर पैदा हुई। तो हम क्या एक प्राउड फील करते हैं कि भी हम ऐसे पूर्वजों की संतान हैं। तो ये जो विशेषताएं हैं इसकी, जिससे लोगों के अंदर एक सामूहिक पहचान बनती है, और जब लोगों के अंदर एक सामूहिक पहचान बनती है तो वो पहचान वो उनके अंदर एक यूनिटी जो है, एक एकता जो है वो कायम करते हैं, और उसी एकता का परिणाम है कि उससे राष्ट्र बनता है, और उसी एकता के सहारे प्रभु सत्ता की डिमांड की जाती है, उसकी मांग की जाती है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ये उस सेम कल्चर, पहनावा, रीति रिवाज और परंपराएं, उस आधार पर जो है एक राष्ट्र का निर्माण होता है, लोगों के अंदर एक एकता का भाव उत्पन्न होता है, और वही एकता का भाव लोगों के अंदर एक राष्ट्र का निर्माण करता है, और उसी भावना से लोगों के अंदर एक नेशनलिज्म की फीलिंग जो है वो क्रिएट होती है, और वो नेशनलिज्म की फीलिंग ही राष्ट्रवाद है, वो कहलाता है राष्ट्रवाद। अब देखते हैं हमारा जो मेन टॉपिक है उस पर आते हैं हम, कि जब भारत स्वतंत्र हुआ, यानी कि एक स्वतंत्र राष्ट्र जब बना, तो स्वतंत्र भारत के सामने कौन कौन सी चुनौतियां थी, तो वो एक एक करके हम उस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। क्योंकि आज अपने देश को लगभग 73 साल के लगभग देश को आज़ादी हमें मिली है,
तो उस समय की जो परिस्थितियां थी, उस समय के जो हालात थे वो क्या थे, यानी किन परिस्थितियों में देश आजाद हुआ था, कैसे जो है भारत को उसकी एकता को बनाए रखा गया, कैसे मतलब जो परिस्थितियां जो थी उन पर कैसे काबू पाया गया, यानी कि वो आज की जो परिस्थितियां हैं और 1947 के दौर की जो परिस्थितियां हैं उन परिस्थितियों में आज दिन रात का अंतर है। तो कैसे हम ये देख सकते हैं कि एक बुरे हालात से, एक बुरे दौर से हमने गुजर करके और एक राष्ट्र का निर्माण किया है। उस राष्ट्र निर्माण में सभी वर्ग, समुदाय और जितने भी अपने फ्रीडम फाइटर थे उन सभी का योगदान है। और ऐसे महान लोगों को हम मतलब उनकी एक प्रकार से उनको नमन भी करते हैं कि उन विकट परिस्थितियों में देश को उन्होंने एकजुट रखा। तो सबसे पहले की जो क्या समस्याएं थी उस समय की, तो उस समय हम देखते हैं कि जब अपना देश आजाद हुआ तो उस आजादी के समय वो जो राष्ट्र का जो निर्माण हुआ, वो राष्ट्र का निर्माण भारत विभाजन की शर्त पर हुआ और एक नया देश बना पाकिस्तान। ये जो नया देश बना पाकिस्तान और भारत का विभाजन हुआ, तो वो जो विभाजन की जो त्रासदी जो थी वो उन लोग, देखो सिर्फ हमारा ज्योग्राफिकल एरिया जो है वो ही नहीं बटा, हमारे प्रशासनिक अधिकारी बटे, हमारी जो आर्मी जो थी, हमारी जो फौज जो थी वो बटी, प्रशासनिक अधिकारी बटे, यहाँ तक कि स्टेशनरी का सामान तक भी जो है उसका भी विभाजन हुआ। और उस विभाजन से एक नई समस्या पैदा हुई भारत के अंदर। उस भारत विभाजन से जो लोगों के अंदर एक प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि धर्म के आधार पर जो इसका विभाजन हुआ, तो एक कम्युनल राइट्स यानी कि जो सांप्रदायिक जो दंगे हैं उनकी शुरुआत हुई। और उन सांप्रदायिक दंगों में कम से कम 5 लाख लोग जो है वो मारे गए, 80 लाख लोग वो प्रभावित हुए थे इस विभाजन से, ये विभाजन से प्रभावित हुए। तो ये जो 80 लाख लोग थे जिन्होंने माइग्रेट करना पड़ा था, कुछ पाकिस्तान से यहां आए थे इंडिया के अंदर और कुछ इंडिया से पाकिस्तान गए थे। तो वो जो लोग थे जो उस भारत विभाजन से जिनका माइग्रेशन हुआ एक स्थान से दूसरे स्थान के ऊपर, ऐसे जो लोग थे जिनकी बीच रास्ते में हत्या हुई, किसी की बहन का अपहरण किया गया, ऐसी रेपिस्ट की घटनाएं सामने आई, उस पर बहुत सी मूवी भी बनी है और उनमें से है आपकी गदर एक प्रेम कथा, उसको देखना। तो उस समय ऐसे 80 लाख लोग जो थे ना उनको माइग्रेट करना पड़ा था, यानी कि वो एक ही देश के अंदर, एक अपने ही देश के अंदर वो लोग शरणार्थी बन गए, अपने ही देश के अंदर शरणार्थी बन गए। और ऐसे जो लोग थे उनके सर पर छत नहीं थी, पेट में अनाज नहीं था, यानी भूखे और प्यासे उन्होंने स्थान किया था, वो अपने ही देश में शरणार्थी बन के रह गए। साथ के साथ वो जो उस एरिया से यहां आए थे या यहां से वहां गए थे, उन लोगों को विश्वास दिलाना, ये सबसे बड़ी बात थी, उनको विश्वास दिलाना कि आप यहां स्वतंत्र हैं, आप यहां सुरक्षित हैं, ये विश्वास दिलाना। उनके लिए रोजगार के साधन जो हैं वो पैदा करना, रोजगार देना उनको बसाना, और सबसे बड़ी बात उनको ये विश्वास दिलाना कि आप यहाँ सुरक्षित हैं। ये राष्ट्र के सामने बहुत बड़ी चुनौती थी उस समय। कुछ लोग ये बोल देते हैं कि उसने क्या किया, उसने क्या नहीं किया, देश आज भी जेल है। वो विकट परिस्थितियों में इस देश को एकजुट रखना, इसको मेंटेन रखना, लोगों को रोजगार देना, तो ये सारी ऐसी चुनौतियां थी। तो उसी दौर में अपने कम्युनल राइट्स हो रहे थे, सांप्रदायिक दंगे हो रहे थे, उन सांप्रदायिक दंगों को कंट्रोल करना एक बहुत बड़ी चुनौती थी। और उन लोगों को विश्वास में रखना
कि आप यहाँ सुरक्षित हैं। साथ के साथ इस देश के अंदर एक बहुत बड़ी समस्या थी कि इस देश के अंदर इतनी ज़्यादा विविधताएं हैं, क्योंकि हिंदुस्तान कोई एक देश नहीं बल्कि एक महादेश है, और ऐसे देश के अंदर इतनी विविधताएं हैं, इतनी भाषा बोलने वाले लोग हैं, इतने मजहब हैं हमारे, इतने रीति रिवाज और परंपराएं हैं, इतनी हमारी संस्कृति, ऐसे एक महादेश को, ऐसी विविधताओं वाले देश को एकजुट रखना भी बहुत बड़ी चुनौती थी, बहुत बड़ी चुनौती थी इसको एकजुट रखना। तो भारत में साथ के साथ एक डेमोक्रेटिक स्टेट जो है, एक लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना करना, ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती थी, क्योंकि लोग जो हैं, जो हमारे फ्रीडम फाइटर थे, जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे, उनके कुछ आदर्श थे, उनके कुछ सपने थे कि स्वतंत्र भारत कैसा होगा। उस स्वतंत्र भारत में एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होगी, लोगों को फंडामेंटल राइट्स मिलेंगे, उनका एक कॉन्स्टिट्यूशन होगा, एक सरकार होगी, और वो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सभी पीपल्स को जो है वो राइट्स जो है वो प्रोवाइड करेगा। तो यहाँ पर सभी को एक समान जो है आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। तो लोकतंत्र की स्थापना करना भी एक बहुत बड़ी चुनौती थी। फिर इतने बड़े विविधताओं वाले देश में इसको बनाए रखना, इसकी एकता को बनाए रखना, वो भी एक बहुत बड़ी चुनौती थी। तो साथ के साथ फिर इंडिया जो है वो एक सेकुलर स्टेट जो है, एक धर्मनिरपेक्ष जो राज्य, क्योंकि बहुत ज़्यादा मजहब है अपने देश के अंदर, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इतने ज़्यादा मजहब हैं, रीति रिवाज और परंपराओं मानने वाले लोग हैं। तो उनकी जो संस्कृति है, जैसे उनकी भाषा है, उनके विश्वास है, उनकी जो पूजा पद्धति है, आराधना जो है, वो अपने तरीके से कर सकें और सभी को धार्मिक स्वतंत्रता मिले यहाँ। तो इस प्रकार उनकी जो चुनौतियाँ थी वो भी, मतलब जैसे शरणार्थियों की समस्या थी, और उसी समय जो कम्युनल राइट्स होते उनको कंट्रोल करना, और उसी दौर हम देखते हैं तो संविधान निर्माण का कार्य भी चल रहा था। साथ के साथ एक और बहुत बड़ी समस्या थी, और वो समस्या ये थी कि अंग्रेजों ने जाते जाते एक और समस्या पैदा कर दी थी, और वो पैदा थी कि अपने देश के अंदर जो प्रोविंस स्टेट्स जो थे, जो देसी राज्य रजवाड़े थे, जो रियासतें जो थी, वो 565 के लगभग देसी राज्य रजवाड़े थे, देसी राज्य रजवाड़े थे। इनको ये कह दिया था कि भी आप स्वतंत्र हैं, चाहे आप अपने आप को स्वतंत्र रख सकते हैं, चाहे आप पाकिस्तान में विलय करो, चाहे आप इंडिया के साथ रहो, आप स्वतंत्र हैं और उसके लिए आप स्वयं ही डिसीजन लोगे। तो यहाँ पर देखो इतनी विविधताएं, फिर इतने राज्य रजवाड़े, और उस समय के जो अपने पहले जो गृह मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, उन्होंने उनकी दूरदर्शी सोच ने और उनके व्यक्तित्व ने, उनके दृढ़ विश्वास ने, उनकी इच्छा शक्ति ने और उनके साहस, या जो उनकी एक दूरदर्शी जो सोच थी, या वो आयरन मैन ऑफ इंडिया जो भारत का लौह पुरुष था, ऐसे व्यक्तित्व ने इस देश को, इन देसी राज्य रजवाड़ों को आपस में एक किया, उनको मिलाया। उसने वो सारे कार्य सभी प्रकार के, कहीं उसने किसी राज्य रजवाड़े से प्रार्थना की, कहीं उसने भीख मांगी, कहीं दहेज के रूप में लिया किसी को डराया धमकाया गया, कहीं उस पुलिस आर्मी जो है उसका इस्तेमाल किया गया। तो वो सारे जो उसने अपने नीति अपनाई, उन देसी राज्य रजवाड़ों को एक किया, एकजुट किया। तो ये सारी, फिर साथ के साथ हम देखते हैं कि भारत जब आज़ाद हुआ, आपको पता है कि अंग्रेजों ने लगभग 200 वर्षों तक अपने देश के ऊपर शासन किया है, और उस शासन के दौरान उनकी जो फाइनेंशियल जो पॉलिसीज वगैरह थी वो भारतीयों के अनुकूल नहीं थी, और खूब जो है उनका शोषण भी हुआ। आम लोग थे, हमारी जो एग्रीकल्चर का जो सिस्टम था वो सारा का सारा ट्रेडिशनल था, उद्योग धंधे ज़्यादा इतने नहीं थे, तो गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी, बेतहाशा, स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं थी,
एजुकेशन का लेवल जो है वो काफ़ी लो था। तो ये सारी मतलब समस्याएं थी, ये सारी की सारी समस्याएं चारों तरफ से इसको घेर रही थी। कैसी क्रिटिकल कंडीशन में था इंडिया उस दौर में, और ऐसे मतलब मैं उनको सलाम करता हूं कि उस दौर से इस देश को उन्होंने बाहर निकाला और लोगों को रोजगार भी दिया, पंचवर्षीय योजनाएं भी लेकर के आए और उद्योगों को भी सेटअप किया, उनको भी धीरे धीरे जो है एजुकेशन सिस्टम को सुधारा गया। तो ये सब क्या थे, वो सारी समस्याएं थी, ये चुनौतियां थी हमारे सामने। तो ये उस समय की जो विपरीत जो परिस्थितियां थी, उन विपरीत परिस्थितियों में हम एक एक करके आगे बढ़ेंगे। अब तो सबसे पहले जो है हम देखेंगे कि भारत का विभाजन। अब अगले टॉपिक में हम भारत विभाजन के ऊपर चर्चा करेंगे कि भारत विभाजन के उत्तरदायी कारण क्या थे, भारत का विभाजन क्यों हुआ, उसका एक पूरा का पूरा जो है पीछे हम जो मुस्लिम लीग की स्थापना है, हिंदू मुस्लिम जो एकता जो थी, कैसे अंग्रेजों ने उसको तोड़ा, कैसे इन दोनों के अंदर दोनों जो धर्म समुदाय के लोग जो हजारों वर्षों तक एक साथ रहते आए थे, उनके अंदर एक कैसे नफरत का भाव पैदा हुआ, और भारत विभाजन के दुष्परिणाम क्या थे और भारत विभाजन के सकारात्मक परिणाम क्या थे, उन दोनों पर हम चर्चा करेंगे। और जो देशी राज्य रजवाड़ों का जो विलय है, वो संविधान निर्माण का कार्य जो है और राष्ट्र निर्माण के सामने चुनौतियां कौन कौन सी हैं और कैसे उनको हम उनका सॉल्यूशन कर सकते हैं, उनके उपाय क्या हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।